पहले आदमी तो सभी ना है। क्यों भाई, आदमी है तो इसके बाद कोई पुलिस का सिपाही है, कोई दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई। ये आवाज है जायंट किलर के नाम से मशहूर और इंदिरा गांधी को चुनावी शिकस्त देने वाले राजनारायण की। उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो राजनेता नहीं बने होते तो शायद अपने जमाने के चैंपियन पहलवान होते। राजनारायण को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था लड़ना, जिसको वो संघर्ष कहा करते थे। एक जमाने में उनके बहुत नजदीकी रहे और इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया बताते हैं, राजनीति में और सामाजिक जीवन में भय नाम का उनके यहाँ शब्दकोश में कोई शब्द नहीं था। वो भय विहीन व्यक्ति थे। एक चीज और थी उनमें, जिस चीज को वो ठान लेते थे उसको उसकी अंतिम परिणति तक जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती थी, पीछे उसके पड़े रहते थे, उसको हासिल करके मानते थे। और एक वाक्य में मैं और इसको समअप कर दूं, वो ये है, कबरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ और जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। अपने चरम रूप में राजनारायण का वजन करीब 110 किलो हुआ करता था। बाद में वो अपने सिर पर हरे रंग का बंदना या स्कार्फ बांधने लगे थे। अमरीकी दूतावास द्वारा अमरीकी विदेश मंत्रालय को भेजे गए एक गुप्त केबल में कहा गया था कि राजनारायण ने अपने माथे पर त्वचा की बीमारी से बने सफेद दाग को छुपाने के लिए स्कार्फ बांधना शुरू किया था। जाने माने समाजशास्त्री और एक जमाने में राजनारायण के बहुत करीबी रहे प्रोफेसर आनंद कुमार याद करते हैं, उनका शरीर का आकार प्रकार वो बिल्कुल अति स्वस्थ, मझोले कद के और गेहुआ रंग का उनका बदन। लेकिन बचपन में चूंकि वो अखाड़े के बड़े शौकीन थे तो देखने से लगता था अगर न परिचय कराया जाए कि कोई ये जबरदस्त हैवीवेट रेसलर है। दूसरा, उनका एक बाल सुलभ संवाद का तरीका, आपको मिलते ही आपसे हालचाल पूछेंगे, फिर उसके बाद आपका खाना पीना कैसे आए, कहाँ ठहरे हैं, ऐसा लगेगा कि बरसों बरस से आपको जानते हैं। और तीसरा, एक बहुत जिम्मेदारी का व्यक्तित्व, कोई हल्की बातें नहीं करना, हास्य व्यंग की बजाय लोगों को कुछ बातों के बारे में सजग करना, एक जैसे कि आग जल रही हो जो आपके अंदर की ठंडक दूर कर रही हो, तपिश दे रही हो और यकीन दे रही हो। उनके अनुयायियों की बात मानी जाए तो जो रिश्ता राम और हनुमान का था वो लोहिया और राजनारायण के बीच था। लेकिन एक बार राम मनोहर लोहिया भी राजनारायण से नाराज हो गए थे। कहते हैं कि राजनारायण जी जब राज्यसभा में आए तो उस समय राम मनोहर लोहिया जी की ये राय थी कि जो लोग आम चुनाव लड़ते हैं लोकसभा और विधानसभा का, अगर किसी वजह से वो न जीतें तो राज्यसभा और विधान परिषद से उनको नहीं आना चाहिए, उसको वो पिछला दरवाजा मानते थे। इसीलिए वो खुद 2 बार चुनाव हारे थे, 57 और 62 में, लेकिन राज्यसभा में प्रवेश करने से उन्होंने इनकार किया था। राजनारायण जी गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए गुरु से आगे भी निकल जाते थे। तो वो जानते थे कि संसद में गैर हाजिर हो जाऊंगा तो बड़े हालात बिगड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वो बाद में साबित भी हुआ। लेकिन डॉक्टर लोहिया तो कथनी और करनी की एकता के बड़े कट्टर मानने वाले थे। तो ये बताया जाता है कि रोज राजनारायण जी डॉक्टर लोहिया के साथ गुरुद्वारा रकाबगंज रोज उनका आवास था, बाहर आके बैठ जाते थे और अंदर खबर जाती थी कि राजनारायण बैठे हुए हैं, और डॉक्टर लोहिया कहते थे नाराजगी में, और वो नाराजगी लगातार बढ़ती जाती थी, बैठे रहने दो। और फिर कहते हैं कि रोते हुए वो अंदर गए और उससे फिर सारी गांठ खुल गई और मैल धुल गए, और एक तरह से उन्होंने क्षमा भाव से कहा कि ये पहला और आखिरी मेरा दोष होगा, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंचे। 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली चुनाव क्षेत्र से इंदिरा गांधी ने उन्हें 1 लाख से भी अधिक वोटों से हराया। लेकिन राजनारायण ने इसे अदालत में चुनौती दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। मशहूर लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखा, राजनारायण को भारत के मस्खरों का राजकुमार कहा जाता था। उनकी एक रंगीन शख्सियत थी। वो अपने सिर पर एक बंदना बांधते थे और उनका पूरा हाव भाव एक विदूषक की तरह था। जब उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की तो उसे एक स्टंट माना गया। उसमें बहुत गहराई नहीं थी। उन्होंने इंदिरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट बनाया, जबकि वो अभी भी सरकारी सेवा में थे।
उनका इंदिरा पर दूसरा आरोप ये था कि उन्होंने प्रचार के दौरान चुनावी मंच और लाउड स्पीकर लगाने के लिए सरकार के PWD कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। मैं नहीं समझती कि इस जीत में यशपाल कपूर के चुनाव प्रचार या चुनाव मंच और लाउड स्पीकरों की कोई भूमिका रही होगी। लंदन के टाइम्स ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के लिए बर्खास्त कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद राजनारायण ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इन शब्दों में दी। I have pursued my election petition convinced in the justness of my cause and not in the spirit of pursuing an individual. मैंने अपने ध्येय के औचित्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव याचिका दायर की थी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। इसमें शामिल मुद्दे कहीं बड़े थे और इनका प्रजातंत्र के भविष्य पर प्रभाव पड़ना था। आज लोग खुश हैं और प्रजातांत्रिक संस्थाओं में उनका विश्वास फिर से कायम हुआ है। मैं बहुत विनम्रता से इस फैसले को स्वीकार करता हूँ। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का नतीजा ये रहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और विपक्ष के सभी नेताओं को, जिसमें राजनारायण भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिया गया। जब 1977 के चुनाव की घोषणा के बाद 19 महीनों बाद राजनारायण की रिहाई हुई तो उन्होंने तय किया कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ फिर से चुनाव लड़ेंगे। उस समय राजनारायण के सहयोगी रहे राजकुमार जैन याद करते हैं। राजनारायण जी मीसा में हिसार जेल में बंद थे और बाई चांस मैं भी हिसार जेल में बंद था उस समय। तो मेरा मीसा का रिलीज ऑर्डर राजनारायण जी से पहले आ गया। राजनारायण जी जेल में रह गए। तो चलते वक्त उन्होंने मुझे एक खत दिया और वो कहा 3 लोगों के नाम बताए थे। एक चंद्रशेखर, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, कि इनको जाके कहना कि उनको इंदिरा गांधी के खिलाफ जरूर खड़ा होना, क्योंकि मैं तो जेल में पड़ा हूँ। मैं जाके चंद्रशेखर जी से भी मिला, अटल जी के पास भी गया मैं। मेरे अटल जी से जाति ताल्लुकात भी थोड़े थे। उन्होंने बड़ा हंसे ठीक। अल्टीमेट उन्होंने तय कर रखा था। देखिए उस समय हर आदमी सेफ सीट की तलाश में बड़े आराम से मिल सकता था। कोई इस बात को नहीं सोच सकता था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कोई जीत जाएगा। राजनारायण जी मन बना चुके थे, अगर जेल से बाहर में आऊंगा तो मुझे फिर वहीं भिड़ना है। 1977 के चुनाव में आपातकाल की ज्यादतियों और जबरन नसबंदी के कारण फिजा इंदिरा गांधी के खिलाफ बन गई थी, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं कर रहा था कि इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार जाएंगी। जामा मस्जिद की जो मीटिंग हुई और जिसमें इमाम आया, बाबू जगजीराम आए उसके अंदर, उसमें जिस तरह से खलकत, जो हुजूम, जहां जहां भी दूर दूर तक की जगह थी, दरेगंज का उस चौराहे तक, इधर उर्दू बाजार इधर से लेके, जिस तरह से लोगों का फिर लगा कि अब तो खिलाफत है, अब रुकेगा नहीं रुकेगा। पर फिर भी राजनारायण जी वाले चुनाव में लग रहा था कि भाई वो तो इंदिरा गांधी है, उसके पास तो सारी ताकत है। ये तो लग रहा था कि अब हमारी लड़ाई बराबर की है, पर कहीं ना कहीं ये नहीं, इतना इल्हाम नहीं था जीत जाए। मतलब दावे से दिमाग में नहीं था कि राजनारायण जीत सकते। बहरहाल राजनारायण चुनाव जीते। मोरारजी देसाई के जनता मंत्रिमंडल में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन 1 साल के भीतर ही मोरारजी देसाई ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। सुधींद्र भदौरिया बताते हैं, ये तो जरूर है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा, उसका विरोध करने के लिए वो बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है, पर सरकार चलाना और उसकी मर्यादाएं होती हैं, उसके नियम होते हैं, कायदे हैं। वहाँ कायदे नियम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज थी राजनारायण। पर सरकार चलाने में एक अनुशासन होता है, नियम होते हैं, कायदे होते हैं। राजनारायण जी उस तरह के थे नहीं। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। जो झूला डॉक्टर है, जिसको कहते हैं बेयरफुट डॉक्टर्स कहा जाता था उस समय, ये माओत्से-तुंग का एक्सपेरिमेंट था और उसको उन्होंने भारत में उतारा और वो बहुत सक्सेसफुल। गांव-गांव में आपको बहुत सारे लोग मिल गए, सस्ती दवाइयाँ मिलने लगीं, लोगों का इलाज होने लगा। उन्होंने हेल्थ को आम आदमी तक ले जाने की कोशिश, ये उनका बहुत बड़ा प्रयोग था और सफल प्रयोग था, मैं कहूँ। मोरारजी देसाई के राजनारायण को हटाने के जो भी कारण नहीं हो, लेकिन राजनारायण कैंप का मानना था कि आरएसएस और दोहरी सदस्यता पर उनके स्टैंड ने देसाई मंत्रिमंडल से उनकी रुखसती सुनिश्चित की। हालांकि बहाना ये बनाया गया कि शिमला में उन्होंने ऐसे स्थान पर जनसभा को संबोधित किया जहां सभा करना
वर्जित था। युवा जनता का हमारा कैंप था शिमला में और उसमें राजनारायण जी को आना था, तो उनकी हमने शिमला के रिज मैदान पर मीटिंग जलसा रख दिया। हमारे साथी होते थे मार्कंडे सिंह, अब तो मरहूम हैं बेचारे, तो उनको एक एप्लीकेशन लेके वहाँ का जो डीएम वगैरह जो भी होता है उनको देने के लिए गए। शांता कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने परमिशन के लिए कहा कि ऐसे युवा जनता के हमारे हैं, राजनारायण जी आ रहे हैं, उनकी हम जलसा का ये देंगे। बहरहाल उन्होंने जो उनके ऑफिस में दिया होगा उन्होंने रख लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी वो कर देंगे। तो टाइम जिस वक्त हमने जलसे का ऐलान किया था, तो उससे पहले जब वो गए तो वहाँ का कलेक्टर आया, उसने कहा जी कि शिमला के रिज मैदान में जलसा करने की इजाज़त नहीं है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो हम लोगों ने कहा यहाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी की मीटिंग हुई है, कह रहे उनकी बात दीगर है। बहरहाल युवा जनता के साथियों ने जबरदस्ती रिज मैदान के ऊपर एक छतरी सी बनी हुई ऊंची सी, तो वहां हमने अपना लाउड स्पीकर लगा दिया और नीचे बारिश के दिन थे, नीचे लोग खड़े थे, सैलानी भी थे और हमारे लोग भी थे। उस दिन मंच का संचालन मैं ही कर रहा था। मैंने कहा आज मंत्री राजनारायण और साथी राजनारायण की आज परीक्षा है। तो राजनारायण जी बैठे थे, उठा लेके आने, अच्छा तो हम मंत्री बन गए। उसके बाद फिर राजनारायण जी बिल्कुल अपने समाजवादी रूप में वो आ गए, हे शांता कुमार, और उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर शुरू कर दी वहाँ पर। उस केवल मीटिंग का हवाला देके ही वहाँ पर मुरारजी भाई ने वो बहाना उनको कि अंदर खाने जो वो लड़ रहे थे, क्योंकि आप ये देखेंगे तवारीखी ये भी एक हमारे सामने है कि जनता पार्टी बनने के बाद दो ही लोग थे, एक राजनारायण जी, दूसरे मधुलिमी जी, जिन्होंने वहाँ पर डुअल मेंबरशिप का सवाल उठा दिया था। क्योंकि जिस तरह से उस समय जो जनता पार्टी में जनसंघ ग्रुप जिस तरह से काबिज हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद राजनारायण ने जनता पार्टी को तोड़ने और मोरारजी देसाई की जगह चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का बीड़ा उठा लिया। इस मुहिम में उन्होंने संजय गांधी का भी सहयोग लेने से कोई गुरेज नहीं किया। पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा, संजय गांधी ने राजनारायण के साथ अपनी कई मुलाकातों में उन्हें कई तरीके सुझाए थे जिनसे उनके नेता चरण सिंह प्रधानमंत्री बन सकते थे। राजनारायण के एक नजदीकी दोस्त ने मुझे यहाँ तक बताया कि संजय ने उनसे ये भी कहा कि आप खुद प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। लेकिन राजनारायण इस चाल में नहीं फंसे। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने संजय से कहा, मैं तो हमेशा रहूंगा, लेकिन इस समय चरण सिंह को प्रधानमंत्री बन जाने दो। इसके बाद उन्होंने कोई न कोई बहाना लेकर मोरारजी देसाई पर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगाए। चरण सिंह की पार्टी में एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो जनसंघ के बहुत खिलाफ थी। उनको ये बात पच नहीं रही थी कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता बरकरार था। जनता पार्टी को तोड़ने की पूरी भूमिका बन चुकी थी। जनता पार्टी टूटी और 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई। राजनारायण ने 1980 का चुनाव वाराणसी में कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ लड़ा। आनंद कुमार याद करते हैं, दोनों अपने अपने नेताओं द्वारा चुनाव में ढकेले गए थे। राजनारायण जी बनारस से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। चरण सिंह के लोगों ने जिद की कि इनकी कसौटी यही है, क्योंकि वो सीट समाजवादियों ने ही पूरी तरह से गैर सवर्ण सीट बना रखी थी। किसान जातियों के विधायकों को राजनारायण ने समाजवादी पार्टी, फिर बीकेडी, फिर बीएलडी से लड़ा के उसको इतना उपजाऊ बना दिया था कि वो पिछड़ों की सीट बन गई थी। दूसरी तरफ कमलापति जी भी इंदिरा गांधी जी का जो एक शिष्ट समूह था उसके लिए बड़े असहज थे, क्योंकि वो तो निकले थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। आचार्य नरेंद्र देव के विद्यार्थी थे, काशी विद्यापीठ के वो छात्र थे, बाद में उसके चांसलर भी हुए। हम सब लोग उसमें जो दोनों तरफ से आमने सामने हुए, उसमें किस्सों में किस्से जुड़ते चले गए। जैसे एक किस्सा बहुत मशहूर है कि राजनारायण जी जब पर्चा भरने जा रहे थे तो वो कमलापति जी के यहाँ गए और कहा कि पंडित जी प्रणाम करने आया हूँ, कैसे चले, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और मेरे पास पर्चा भरने का पैसा मुझे आप ही से लेना है। मैं आपके गुरु आचार्य नरेंद्र देव का शिष्य रहा हूँ और हम दोनों अब आमने सामने हैं। कोशिश मैं यही करूंगा कि हमारी तरफ से आपकी मर्यादा का कोई हनन न हो। और कहते हैं कि कमलापति जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि अब चुनाव तो चुनाव होता है, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हमारा तुम्हारा जो संबंध रहा है वो राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा का। तो पार्टियां हम लोगों की अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों का मूल एक ही है। राजनारायण का विद्रोही स्वभाव होने के बावजूद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में परिवार से मोह को ताक पर रखने की जो मिसाल कायम की, उसका उदाहरण बहुत कम जगह मिलता है। जाने माने पत्रकार सुनील सेठी ने इंडिया टुडे के 31 अगस्त 1979 के अंक में द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग राजनारायण लेख में
लिखा, परिवार के प्रति उनका लगाव इतना कम है कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी को कब देखा था। वो अपने बच्चों की शादी में भी नहीं गए। उनका सबसे छोटा बेटा ओम प्रकाश अपने पिता के रेसकोर्स रोड वाले बंगले के पिछवाड़े एक छोटे से कमरे में रहता है। राजनारायण के एक इलाहाबाद के साथी लक्ष्मी भूषण वार्ष्णेय ने मुझे बताया कि हाल में जब ओम प्रकाश मामूली काम के लिए अपने पिता के पास गए तो उन्होंने उनसे गुस्से में कहा, तुम अभी भी यहाँ घूम रहे हो। फिर उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ता से कहा कि इनको फौरन घर से बाहर करो, इनके सामान सहित। उनके एक और साथी ने मुझे बताया कि 1977 में चुनाव में जीत के बाद जब उनकी पत्नी को उनके पास दिल्ली लाया गया तो उन्होंने उनकी तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? राजनारायण को अपने घर में लोगों का दरबार लगाने का शौक था और उनके हाथ में अक्सर बनारस के लड्डुओं और पेड़ों का डिब्बा हुआ करता था। मैंने सुधींद्र भदौरिया से पूछा कि क्या राजनारायण खाने पीने के शौकीन थे? अरे बेहद शौकीन। वो मिठाई के भी बहुत शौकीन थे और नॉन वेजिटेरियन के भी बहुत शौकीन थे। मुझे याद है डॉक्टर लोहिया को भी और राजनारायण जी को, वो जब भी आते थे भाई कहते थे कि कमांडर भाई हमको तो वो अपनी वो सोन पापड़ी खिलवाओ। हम लोग पीलू मोदी के घर गए, शाम का 6 बजा होगा। पीलू मोदी ने औपचारिक तौर पर पूछा कि आप चाय पियेंगे? राजनारायण जी आप लोगों के साथ के लोग और आप, उनका अब तो भोजन का समय हो रहा है, चाय की बात कर रहे हो? तो उनका घर खान मार्केट के पास था। उन्होंने फिर तत्काल रूप से ऑर्डर दिया, भोजन मंगवाया और भोजन खिलवाया। अमर उजाला अखबार निकलता, उसके मालिक हुआ करते थे डोरीलाल अग्रवाल। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली से कोई सभा करते हुए आगरा गए। हम लोगों के साथ 2-3 नौजवान साथी भी थे। तो जब हम लोग आगरा गए तो रात के 12-12:30 बजे उनका डोरीलाल के घर चलो। अब 12:30 बजे डोरीलाल अग्रवाल को उठाया गया। क्या राजनारायण आए? तो उठे और आए मिलने उनका। उन्होंने भी सोचा अब 12:30 बजे, कहा कि पहले भोजन तो करवाओ। अब रात को उन्होंने कहा कि पराठा बनवाओ, नौजवान लोग हैं। तो फिर पराठे भी बनाए गए, हम लोगों को भरपूर पेट खिलाया भी गया और उन्होंने भी हम लोगों से ज्यादा भरपेट खाना खाया। सत्ता से बाहर रहने के बावजूद लोगों का काम करवाने में राजनारायण कभी पीछे नहीं रहते थे। उनका एक अंदाज और भी था जो आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए लेसन है। अगर कोई टेढ़ा काम रहता था, जिलाधिकारी या मंत्री से कहना था और वो काम नहीं कर रहा और कार्यकर्ता बहुत बेहद परेशान है, आखिर तो दरवाजा मान के राजनारायण जी के आता था। तो राजनारायण जी पहले उसका फोन मिलवाते थे और उससे कहते थे अपने सचिव को या हमसे कहा, आपसे कहा, इनसे कहा, कहो कि बस मैं भी बात करता हूँ। और थोड़ी देर के लिए वो बहुत जोर जोर से किसी सामने वाले को डांटा करते थे, किसी ऐसे ही मामूली मुद्दे को लेके, और उसके बाद फिर वो फोन पकड़ लेते थे। अब वो तो उधर सुन रहा है आदमी, वो पहले से घबराया हुआ है, नेताजी क्या बात हो गई, आप बहुत नाराज हैं? अरे नहीं, ये बहुत नालायक है, सुनता नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता है, गलत काम करता है। अब वो समझ रहा है, अच्छा भाई मैंने आपको फोन इसलिए किया कलेक्टर साहब कि ये हमारे बड़े गरीब कार्यकर्ता हैं, इनकी जमीन पर गुंडों ने कब्जा कर रखा है या दुकान नहीं छोड़ रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, आपका हुक्म चलता है इस शहर में कि नहीं चलता है? जी हाँ, बताएं नेताजी क्या करना। नहीं, मैं तो आप जानते हैं किसी की पैरवी करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे नाइंसाफी से बेहद गुस्सा आता है। आपके रहते तो मुझे यकीन है कि नाइंसाफी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपसे दोबारा फिर इसके बारे में जिक्र नहीं साहब, हमको भेजिए, अभी भेजिए। तो ये जो उनका अंदाज था, क्योंकि छोटी पार्टी थी, लाखों हजारों का जलवा नहीं था, अक्सर चुनाव में हारा करते थे, लेकिन समाज की सेवा करने का ये जो अंदाज उनका था वो अफसरों को भी मालूम था, मंत्रियों को भी मालूम था, तो उनकी नाराजगी का कोई बुरा भी नहीं मानता था। अपने कार्यकर्ताओं के लिए राजनारायण कुछ भी करने को तैयार रहते थे और यही कारण था कि उनके कार्यकर्ता भी उन पर जान छिड़कते थे। सर्दी के अंदर अगर राजनारायण जी के आप बैठक में जाएं और कोई थोड़ा पैसे वाला शाल दुसाले पहन के सज धज के आया हो और सामने उनका गरीब कार्यकर्ता फटे कपड़े में या पूरा गर्म कपड़ा ना हो, तो नेताजी उन दोनों को देख लेते तो कहा, उसका शॉल पे हाथ डाल के खींचा, बहुत ज्यादा सर्दी लगता है, इतने कपड़े पहने वो हो गया हो, उसका शॉल खींचा और वर्कर की तरफ है जा। तो ये जो अपने वर्कर के लिए, कार्यकर्ता के लिए जो मर्म था, दर्द था, उसके कारण कार्यकर्ता भी उनके इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाए। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।